जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी जगह आ चुके हो। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और 30 के 30 प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि संडे के दिन दोबारा मैं इन सभी प्रश्नों का रिविजन कराऊंगा। मैं जितना भी प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ ना, वो पूरा का पूरा आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद से आप कहीं भी जाकर अग्निवीर का टेस्ट लगा लेना, चाहे अग्निवीर जीडी का टेस्ट लगा कर देख लेना, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन का टेस्ट लगा कर देख लेना, चाहे डब्ल्यूएमपी का टेस्ट लगा कर देख लेना। इसमें से काफी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है। 1945, 1985, 1920 और 1995। तो इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 को हुई। और यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है। सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है। फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। देखो, जब आप अग्निवीर का पेपर देने जाओगे ना, जैसे अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। तो ये जो 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं ना मेरे भाई, इसमें से कम 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे, सामान्य ज्ञान का भी 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान का भी 10 प्रश्न, जो सबको पता रहता है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं ना, उन सभी लोगों को पता रहता है। और जो लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़े रहते हैं, बस इधर उधर से सुन सुन के याद किए रहते हैं, वैसा 8 प्रश्न होता है, ठीक है ना। मतलब 7-8 प्रश्न एकदम नॉर्मल होता है, जो सबको आता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो 15 में से 13 कर देता है, 14 कर देता है। मतलब जो अच्छे से पढ़े लिखे रहते हैं सब, जो 1 प्रश्न 2 प्रश्न अधिक करते हैं सब ना, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है। तो इसलिए आप लोग किसी प्रश्न को ये सोचकर मतलब हल्के में नहीं ले लेना कि भाई ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, इसको नहीं याद करना है। ये सोचकर किसी भी प्रश्न को आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी प्रश्न बना रहा हूँ ना, पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। श्याम श्रीनिवासन, समीर विकांत, मोहित बर्मन और राधा कृष्णन दमानी। इसका राइट आंसर आपका समीर विकांत हो जाएगा, ठीक है ना। समीर विकांत इज राइट आंसर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो समीर विकांत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ बोला जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, समीर विकांत इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। समीर विकांत आप लोग नाम याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह, केएम करियप्पा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर केएम करियप्पा हो जाएगा, ठीक है ना। केएम करियप्पा इज राइट आंसर। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ केएम करियप्पा थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई। सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई। आर्देशीर ईरानी, दादा साहेब फाल्के, हरीशचंद्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई, तो दादा साहेब फाल्के के द्वारा सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म बनाई गई, ठीक है ना। सन 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा भारत की प्रथम फिल्म बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं धीमा पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप लोग अपना स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। अगर आप लोग को जैसे वीडियो का स्पीड बढ़ाने नहीं आता होगा, तो आप लोग कमेंट करके जैसे बोल सकते हो कि हमको वीडियो का स्पीड बढ़ाने नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जब क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो वहां से आप लोग को
को बता दूंगा कि किसी भी वीडियो के क्वालिटी को किस तरह बढ़ाकर वीडियो देखते हैं और किसी भी वीडियो के स्पीड को किस तरह से बढ़ाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा, नवनीत मुनोत, आशीष कुमार और नवीन चावला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आलोक शर्मा हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आलोक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? रेखा, सायरा, हेमा और हिमा। तो इस प्रश्न को आप लोग हल्के में नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि ये नहीं पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? रेखा, सायरा, हेमा और हिमा। इसका राइट आंसर आपका हेमा हो जाएगा, ठीक है ना। हेमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ बोला जाता है, बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह, के.एन. दुबे, राजीव चौधरी और रघु श्रीनिवासन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रघु श्रीनिवासन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आप लोगों को कितना अच्छा अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है और अपने पागलपन को कम नहीं होने देना है, अपने जुनून को कम नहीं होने देना है। आपका सपना है फौज का वर्दी पहनना। फौज का वर्दी कब पहनोगे? जब पेपर पास करोगे। अब पहले वाला जमाना नहीं है कि बस दिन रात दौड़ते रहो, ग्राउंड में जाकर दौड़ बना दो और दौड़ मार दो तो सब दौड़े मारने वाले रहेंगे, सब कोई पढ़ने वाला तो रहेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे पहले बहुत आसान पेपर जैसे पूछा जाता था, 2019 के पहले तो बहुत आसान आर्मी का पेपर रहता था। तो अब वो वाला जमाना नहीं है। आर्मी का वर्दी पहनने के लिए सबसे पहले आपको पेपर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब तक आप इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक आप पैरा कमांडो में नहीं जा पाओगे और ना ही एनएसजी कमांडो में जा पाओगे। तो कमांडो बनने के लिए भी आर्मी का पेपर निकालना ही पड़ेगा। और मार्कोस कमांडो सबसे खतरनाक होता है। अगर आप लोगों को मार्कोस कमांडो के बारे में जानकारी चाहिए ना तो कमेंट करके बताना। मैं काफी दिनों से इसका जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को मार्कोस कमांडो के बारे में पूरा बात पता रहता है। अपने भारत में सबसे कम मार्कोस कमांडो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग पढ़ाई करो, पेपर निकालो, आर्मी का पेपर निकालो। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह, के.एन. दुबे, राजीव चौधरी और रघु श्रीनिवासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघु श्रीनिवासन हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग अपने दिमाग में दिन रात यही पागलपन बैठाए रहो ना कि हमको पेपर निकालना है। जब पेपर निकालोगे तभी काम आगे बढ़ेगा। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, दोनों को और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संसद का निम्न सदन राज्यसभा को कहा जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? कई बार बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद ठाकुर और अजय ठाकुर। इसका राइट आंसर आपका रवि सिन्हा हो जाएगा, ठीक है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भागीरथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा, ठीक है ना। टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है।
टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। टिहरी बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? अरविंद वालिया। अगर ये पूरा प्रश्न आप लोग याद करोगे ना तो आप लोग देखना एसएससी जीडी में भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब कहाँ कैसे पूछा जाए, तो इसलिए सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? अरविंद वालिया, प्रवीण सूद, मनोज पांडे और नितिन कुमार। इसका राइट आंसर आपका प्रवीण सूद हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आपका सामान्य विज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैरी कॉम मुक्केबाज, पीटी उषा एथलीट, मिताली राज जो क्रिकेटर से संबंधित है, अवनी लेखरा जो शूटर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पीटी उषा हो जाएगा जो एथलीट से संबंधित है, ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो शूटर लिखा गया ना, जिन लोगों का लंबाई कम रहता है, जैसे वो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अभी हमारे तरफ मैं जिस एरिया में रहता हूँ उधर तो शूटर का ज़्यादा क्रेज नहीं है शूटिंग का, लेकिन काफ़ी सारा जगह ऐसा है ना, मतलब अगर आपका लंबाई कम है और अगर आप शूटिंग से जैसे स्पोर्ट्स ले रहे हो, इसमें तो दौड़ना उड़ना नहीं रहता है, इसमें सिर्फ निशाना बैठाना रहता है, ठीक है ना। जैसे जहाँ एडमिशन होता है शूटिंग वाला, जहाँ एकेडमी रहता है, जैसे जहाँ वो लोग शूटिंग कराते हैं, तो वहाँ जाकर एडमिशन कराना रहता है, फिर वो 2-3 महीना शूट कराते हैं सब, ठीक है ना। 1500 रुपया, शायद 1500-2000 के आसपास में महीना लगता है, वो शूट कराते हैं सब 2-3 महीना, फिर आपको गेम खिलाएंगे सब, और वहाँ जब अच्छे से शूट करोगे ना तो आपको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, वो लोग स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का पूरा खिलाने जाते हैं। तो जब वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जब आर्मी में जाओगे ना, आपका हाइट 2 सेंटीमीटर कम रहेगा, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब हाइट में नहीं छटोगे, वो सर्टिफिकेट रहेगा तब शूटर वाला। तो ये हमारे तरफ नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ शूटिंग मतलब पूरा करने का, हमारे तरफ है नहीं, लेकिन देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर आपका पीटी उषा एथलीट से जो संबंधित है, ठीक है ना। यह भी पूछ सकता है कि मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मुक्केबाज से। पीटी उषा किससे संबंधित है? तो एथलीट से। मिताली राज किससे संबंधित है? तो क्रिकेटर से। अवनी लेखरा किससे संबंधित है? तो शूटर से, ठीक है ना। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो और इनमें से कोई नहीं। ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा, माइक्रोफोन इज राइट आंसर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है CaOHNO3 KNO3H2SO4 है। इसका राइट आंसर KNO3 हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 होता है, ठीक है ना, KNO3 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि D2O का अणु भार क्या है? D2O का अणु भार क्या है? 18, 60, 20 और 98। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। D2O का अणु भार क्या है? तो D2O का अणु भार 20 है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मेढक को क्या कहा जाता है? मेढक को क्या कहा जाता है? स्तनपायी, जल में उत्पन्न होने या जल में रहने वाला, रेंगने वाला प्राणी और उभयचर। इसका राइट आंसर आपका उभयचर हो जाएगा। मेढक को क्या कहा जाता है? तो मेढक को उभयचर कहा जाता है, ठीक है ना। मेढक को उभयचर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? A, B, C और D।
तो ये तो सबको पता है, पागलों के पता होगा कि संतरे में विटामिन सी मिलता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, खट्टे में तो विटामिन सी ए मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सेरीकल्चर हो जाएगा, ठीक है ना। सेरीकल्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 12, 44, 46 और 48 है। इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जो घरेलू मक्खी होती है सब, उन लोगों में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया होगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। मैं जितना भी प्रश्न कराता हूँ, कोई ऐसा प्रश्न है ये नहीं है कि जो नहीं पूछा गया है। जैसे 2014 से लेकर मतलब पूरा का पूरा प्रश्न हमारे पास है ना। आर्मी का समझो बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 3-4 हज़ार प्रश्न है जो पुराना पूछा जा चुका है। और 2023 वाला तो पूरा है। बस मेरा एप्लीकेशन जैसे ही आएगा मैं पूरा का पूरा उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। जो हम लोग का खूनवा होता है ना, तो हम लोग का खूनवा किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अपने दिमाग में बैठा लो, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। जो मोमबत्ती का जलना होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, जैसे कोई भी वस्तु रहता है वो मतलब पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन अपने अवस्था में नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पर बोला गया कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो ये कैसे दोनों है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन? मान लो एक मोमबत्ती है, ठीक, एक मोमबत्ती है यहाँ पर, और ये मोमबत्ती, मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है। और ये मोमबत्ती जब जलाओगे तो इसमें नीचे एक धागा रहता है, अंदर एक धागा रहता है। तो वो धागा जलेगा तो दोबारा धागा वो नहीं बन पाएगा। लेकिन जो साइड साइड में रहता है ना, ये जो जलेगा मतलब नीचे पिघल कर आएगा, तो दोबारा आप लोग इसका मोमबत्ती बना दोगे तो ये मान लो आपका भौतिक हो जाएगा, दोबारा ये बन जाएगा। लेकिन जो धागा रहेगा वो दोबारा नहीं बनेगा, तो वो रासायनिक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी से बर्फ बन जाएगा और फिर बर्फ से पानी भी बन जाएगा। तो जो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है ना, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो अपने अवस्था में नहीं आता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा परिवर्तन होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा परिवर्तन होता है? नहीं, यहाँ परिवर्तन नहीं रहेगा, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रहेगा। यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर बांझापन रहेगा, अंधापन यहाँ पर लिखा है। कैंसर, बांझपन नहीं, यहाँ पर देखो ये टाइपिंग सही हुआ है, बांझपन और रतौंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बांझपन हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टायलिन, रेनिन, पेप्सिन और सभी। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।
टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, तो आप लोग देखते होंगे, जैसे देखो अगर आपके मुंह में लार नहीं रहेगा और कुछ खाओगे ना, तो वो मतलब जैसे पचेगा नहीं, जैसे वो टूटता नहीं है। और अगर मुंह में लार रहेगा ना, जैसे कुछ सोचते रहोगे ना, तो फिर आपका खाना मतलब जल्दी पचता नहीं। आप लोग देखे होंगे, और बस भोजन के बारे में सोचेंगे ना, तो वो खाना आसानी से पच जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा, ठीक है ना। पानी क्या है? पानी एक यौगिक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। मतलब क्या बन जाता है? पानी, बर्फ, वाष्प और ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बर्फ हो जाएगा, ठीक है ना। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? तो ये बर्फ बन जाता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा का संकेत क्या है? पी, के, एस और पीबी। तो ये तो किसी को भी पता रहेगा, सीसा का संकेत पीबी होता है। अरे 2-4 प्रश्न तो आसान रहबे करेगा, हर जगह आसान रहेगा, लेकिन आसान को और आसान बनाना है। वो देखते देखते तुरंत उस पर ये प्रश्न, इधर से प्रश्न पढ़ो, उधर से आपके मन में आंसर आ जाए, ऐसा होना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? बीसीजी, डीपीटी, टीएबी और एमएमआर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बीसीजी हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है? तो टीबी के बचाव के लिए बीसीजी टीके का प्रयोग होता है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है? जानदार, शानदार, जिंदाबाद लगा है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मैं आप लोगों से बोला था कि शाम को 7 बजे 10 को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा। अब हम तो टाइपिंग वाइपिंग करके पूरा रखे हुए थे, लेकिन उसको सेटिंग्स करने वाले रौनक भाई थोड़ा साथ नहीं दिए, कहीं चले गए बारात वारात में, तो कल वाला क्लास नहीं आ पाया। लेकिन आज का शाम का क्लास लाने का कोशिश करूंगा। 7 बजे 10 क्वेश्चन लाऊंगा, कम से कम 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और पूरा धमाल मचा के जाएगा, ठीक है ना। आपके पेपर में से वहां से प्रश्न लड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।